श्रोताओं नमस्कार। महीने का आखिरी रविवार और ये दिन होता है प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का। आज भी प्रधानमंत्री ने कई सारे विषयों पर बातचीत की और अपने विचार श्रोताओं के साथ साझा किए और आकाशवाणी का क्षेत्रीय समाचार एकांश हर बार की तरह इस बार भी मन की बात पर एक परिचर्चा लेकर आपके समक्ष हाजिर है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर यशपाल शर्मा, जो कि प्रोफेसर हैं बॉटनी के जम्मू यूनिवर्सिटी में। सर, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो आपको बहुत देर बाद अपने समक्ष देख के हमें बहुत खुशी हो रही है और चर्चा शुरू करते हैं आज के मन की बात की। तो सबसे पहले आज सभी भारतीयों का ध्यान है ओलंपिक्स की तरफ, क्योंकि हमारे 117 एथलीट हैं वहाँ गए हैं भारत की ओर से, तो उनको शुभकामनाएं हम देते हैं और प्रधानमंत्री ने भी दी उनको शुभकामनाएं। जी, प्रधानमंत्री जी ने भी शुभकामनाएं दी और पूरे भारतवर्ष की जो आंखें हैं वो विश्व में जो हो रहे पेरिस ओलंपिक्स जो फ्रांस में हो रहे हैं राजधानी में, तो विश्व पटल पर आप एक तिरंगे की शान को देखना चाहेंगे, तिरंगे को फरफराता देखना चाहेंगे। और साथ ही में आपने देखा है कि बहुत अच्छा आगाज भी हुआ है, चाहे वो हॉकी के मैदान में हो या फिर बैडमिंटन में। तो भारतीय जो एथलीट हैं, भारतीय खिलाड़ी एक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की हम सबको उम्मीद है और हमें यकीन है कि भारतवर्ष के लिए वो बहुत ही अच्छा नाम ऊपर लेकर जाएंगे। डॉक्टर साहब, आज प्रोग्राम की शुरुआत उन्होंने की ओलंपिक्स के साथ जोड़कर मैथ्स ओलंपियाड की उन्होंने बात की। और मैथ एक ऐसा विषय रहता है जैसा हर बच्चा डरता है इससे कि हिसाब बड़ा कठिन विषय है, और उन्होंने उन बच्चों से बात की फोन पर जो कि अंतर्राष्ट्रीय मैथ ओलंपियाड, मैथमेटिक्स ओलंपियाड जीते हैं और भारत का नाम रोशन किया है। 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल इन बच्चों ने लाया है। जी बिल्कुल। आप एक अध्यापक हैं और शिक्षा से आप जुड़े हुए एक शिक्षाविद होने के नाते मैं चाहूँगा कि मैथ को जो हम कठिन और मुश्किल एक पहाड़ चढ़ने वाली चीज़ समझते हैं, उसके साथ सहज होना कितना ज़रूरी है? जी, मैं समझता हूँ कि ये आपका बहुत अच्छा एक सवाल था और मैं समझता हूँ कि ये जो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड जो हाल ही में संपन्न हुआ यूनाइटेड किंगडम में, आज की मन की बात की चर्चा का जो केंद्र बिंदु है। जी। और सही कहा आपने कि जब हम भी बचपन में थे तो गणित जो था वो एक बहुत ही असहज करता था हमको। एक डर, एक भय का वातावरण पैदा होता था और सबसे मुश्किल सब्जेक्ट जो था वो हमें लगता था, माना जाता था। लेकिन जिस प्रकार आज प्रधानमंत्री जी ने उन जो विद्यार्थी थे या जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, चाहे वो मिस्टर गणेश थे या आनंद भादुरी थे, अर्जुन गुप्ता, सिद्धार्थ व अन्य कन्नव थे, 6 लोग वहां पर गए थे। और आप देखें कि एक भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है, 4 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर। तो एक अपने आप में एक बहुत अच्छा मुकाम उन्होंने उपलब्धि है। और जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने उन विद्यार्थियों के साथ, उन प्रतिभागियों के साथ जो चर्चा की और उनसे कुछ बहुत अच्छे सवाल पूछे, और मैं तो हैरान हो गया कि किस सटीकता के साथ और किस प्रोफेशनलिज्म के साथ उन प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री जी के जो क्वेश्चंस थे उनका जवाब बहुत। और देखिए, बच्चों में जवाब देने की ये जो महारत है, उन्होंने कितने अच्छे तरीके से अपने टीचर्स का जिक्र किया कि हमारे टीचर्स ने किस तरह हमारी मदद की, और पेरेंट्स की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि पेरेंट्स कहते हैं कि यू लव व्हाट यू डू एंड यू डू व्हाट यू लव। और ये चीज अगर हम बच्चों में डालते हैं कि आप जो भी काम करते हैं, जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, उससे प्यार करें, उसमें डूब जाएं, तो आप पार। बस यही मंत्र है। और साथ में जब वो कह रहे थे कि हम जीतते हैं या सीखते हैं, तो हार का कोई जिक्र नहीं है। तो सबसे पहले तो आप यहीं से आगे बढ़ने का एक संदेश दे रहे हैं। और साथ ही साथ में उन्होंने ये कहा कि सफर मायने रखता है, सफलता नहीं। तो पार्टिसिपेटिव जो स्पिरिट है, आई थिंक दैट इज द बज़वर्ड फॉर एनी सब्जेक्ट। और फिर जैसे भारत में जो गणित का जो विषय है उसको तो युवाओं ने ही आगे उभारा है। आप रामानुजम की बात करके चले और अन्य जो गणितज्ञ रहे हैं। और मैं जगमोहन जी आपसे कहना चाहूंगा कि हमारा जीवन शैली जो है, अतीत में, वर्तमान में और भविष्य में गणित और सांख्यिकी हमेशा ऊपर रहेंगे। और जहां तक आपने सवाल किया कि ये एक फोबिया है, तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जम्मू विश्वविद्यालय में हमारे माननीय वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय जी के एक उन्होंने एक डिग्री प्रोग्राम यहाँ शुरू किया जिसका नाम है डिजाइन योर ओन डिग्री।
तो बच्चों को या विद्यार्थियों को एक खुली छूट दी है कि वो अपने जीवन में जो सब्जेक्ट्स हैं, जो विषय हैं, उनका चयन वो खुद करें। और उसमें मैथमेटिक्स को देखिए, उन्होंने जनरल मैथमेटिक्स ना लिख कर उन्होंने लिखा है डूइंग मैथमेटिक्स विदाउट फोबिया या मैथमेटिक्स विदाउट फोबिया। बहुत बढ़िया, कि बिना डर के, भय के आप मैथमेटिक्स कर सकते हैं। यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग और धैर्य रख के, फोकस रहकर, मैं कहता हूं कि जो आपको एक चैलेंज दिया गया है, जो मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स दी गई हैं, आप देखेंगे कुछ ही समय बाद वो अपने आप हल होना शुरू हो जाएंगी और वहां से आपका सफलता का जो एक सफर है वो शुरू हो जाता है। और मैथमेटिक्स का जो डर, भय, फोबिया है वो तो छूमंतर हो जाता है। और देखिए ना, आज जैसे इन बच्चों ने हम सभी को गौरवान्वित महसूस करवाया, और बहुत सारी चीजें ऐसी हमारी होती हैं जो हमारे पास होती हैं, हमारे आसपास होती हैं, लेकिन हमें उनका नहीं पता होता। और प्रधानमंत्री ने जैसे जिक्र किया है, चिरायदेव मैदान जो आसाम में है, उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। भारत के लिए बड़े फख्र की बात है। यूं तो भारत में बहुत सारी जगह हैं, 40 से ज्यादा जगह ऑलरेडी वहां हैं, लेकिन अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहां का ये पहला स्थान था। और देखिए, ये बहुत अच्छा चयन हुआ है। और मैं यहाँ बताना चाहूंगा, हाल ही में 21 जुलाई से 31 जुलाई तक जो 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग है, वो भारत में नई दिल्ली में हुई। और ये भी एक गौरव के एक क्षण थे। और वहां पर ये एक फैसला लिया गया कि यूनेस्को, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की जो हेरिटेज साइट्स हैं उनको मान्यता देते हैं और उसके रख रखाव, उसके संरक्षण का भी वो बीड़ा उठाते हैं, तो उस संदर्भ में मुझे लगता है कि भारतवर्ष के लिए ये गौरवशाली क्षण है। और फिर देखिए, उन्होंने ये जो सर्वेक्षण करके जो साइट को एक टैग दिया है, उसका सबसे बड़ा, लोग कहेंगे इसका फायदा क्या है? फायदा कि एक तो टूरिज्म की दृष्टि से इसको एक महानता, इको टूरिज्म खास करके, और फिर देखिए इसके पीछे जो वहां के राजा थे, जो, और ये कहा जाता है कि 13वीं शती से लेकर 19वीं शताब्दी तक उनका राज्य वहां पर रहा है। तो ये भी अपने आप में उनकी एक पनपने का कारण कि कितनी अहोम राज्य का था वो वहां पर। और देखिए, ये एक पनपने का कारण था कि कितनी सहजता के साथ, कितनी अच्छे ढंग तरीके से वो अपने राज्य का संचालन करते थे। और साथ में जब उन राजाओं से या उनके वहां की जो जनता की अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी, तो वहीं अलग प्रकार का वो जो एक डोम शेप स्ट्रक्चर वो बनाते थे, और उसके अंदर एक पूरा एक प्रकरण होता था। वहां पर रूम्स हैं और अलग अलग प्रकार की वस्तुएं वहां रखी गई हैं, तो एक समाधि का रूप वहां बनता है और वहां पूजा की जाती है। अब देखिए ना, इजिप्ट में जो पिरामिड्स हैं वो मशहूर हैं, लेकिन ये बेशक छोटे पैमाने पर होगा, लेकिन इसके बारे में किसी को नहीं पता था और इसके महत्व को जाना गया, इसको एक पहचान दिलाई गई और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मान्यता मिली है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारतवर्ष में प्रधानमंत्री जी ने इस जो स्थान को अध्यात्म के साथ भी जोड़ दिया। तो ये एक अपने आप में, क्योंकि भारत आध्यात्मिक केंद्र रहा है और है और रहेगा। हम बात कर रहे हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी हमारी धरोहरें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हमारी कला संस्कृति वो भी है। आज हम देखते हैं, हम जम्मू शहर की बात कर लो तो दीवारों पर फ्लाईओवर्स के जो पिलर्स हैं उनके ऊपर कितनी सुंदर चित्रकारी की गई होती है, कलाकृतियाँ बनाई गई होती हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ क्या क्या है जम्मू। तो प्रधानमंत्री ने आज प्रोजेक्ट परी का भी जिक्र किया, बल्कि देश भर में जो चीजें फ्लाईओवर्स पे या दीवारों पे या जो अंडरपास जो होते हैं वहां पर जो ये चित्रकारी बनाएगी उनका जिक्र किया गया है। और उसमें वो बच्चे जो इस परी प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं, आर्ट के जो स्टूडेंट हैं, नए स्टूडेंट हैं, वो इस बहाने से अपनी जो हमारी संस्कृति है, हमारी कला का उसको वहाँ पर सामने रखते हैं। तो कला के साथ जुड़े रहना और अपनी कला पर फख्र करना ये कितना ज़रूरी है, और इसको और आप भी इस तरह की बहुत सारी गतिविधियों में जुड़े रहते हैं, मैं चाहता हूँ कि उनका भी आप जिक्र करें। देखिए जगमोहन जी, जैसा कि नाम आपने कहा परी, और परी से परिकल्पना आप कर सकते हैं कि कितना सुखद आभास होता है। तो पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, बहुत अच्छा एक नाम संस्करण इसको दिया गया है। और यहाँ पर जो युवा आर्टिस्ट हैं या युवा हैं या जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो कला के क्षेत्र में जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया है, युवाओं की एक चेतना जो है उसका आप असर देख रहे हैं कि आपको विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां वहां दिख रही हैं, पेंटिंग्स दिख रही हैं, आर्ट डिजाइन्स दिख रहे हैं। और इसका एक एडिशनल एडवांटेज ये है कि ये एक स्मार्ट सिटी को भी
एक नया रंग रूप देता है। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं कि अपनी जो लोकल कलाएं हैं, जो परंपराएं हैं, उनको उजागर करने की। हालांकि प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र तो पर्टिकुलरली नहीं किया। मैं चाहूंगा कि मुझे पता चला है कि हाल ही में आपने जो हमारे रुट राड़े डुगर की परंपरा है उसको नया रूप देने से बहुत सारी संस्थाएं ऐसा काम कर रही हैं, लेकिन आपने एक नए अंदाज में युवाओं को इसके साथ जोड़ने की कोशिश की। मैं चाहता हूं कि हल्का सा उसका मेंशन यहाँ हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें भी फख्र महसूस होना चाहिए कि हमारी कौन सी ऐसी परंपराएं हैं जो आम बच्चों को, नौजवानों को नहीं मालूम और अपने आप में वो कितनी रिच और समृद्ध हैं। जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा। और पिछले गत 2-3 वर्षों से हम ये जो राड़े का फेस्टिवल है, पर्व है, जो कि आषाढ़ संक्रांति और श्रावण संक्रांति के मध्य होता है और पूरा एक महीना ये फेस्टिवल चलता है। और यहाँ पर एक ये इसके पीछे अध्यात्म भी है, इसके पीछे फिलॉसफी भी है, इसके पीछे सोशियो इकोनॉमिक बाइंडिंग जो है वो भी है और इसके पीछे साइंस है। और देखिए, जब राड़े आप वो जो मटके होते थे पहले, तो उनके जो नेक हैं, बिल इसको बोलते हैं, उसको ज़मीन में दबाया जाता है। पहले ज़मीन बहुत अच्छे तरीके से तैयार की जाती है, जिसमें गाय का गोबर और फिर उसका लेप करके उसकी पूजा होती है और फिर ये राड़े वहाँ पर दबाए जाते हैं। और राड़ों के बीच में 7 प्रकार के जो बीज हैं, नॉर्मली 7 प्रिस्क्राइब हैं, आप एडिशन कर सकते हैं। तो वो एक माध्यम था 2 चीज़ों का। एक तो ग्रोथ की, वो बीज जब अंकुरित होते हैं तो उसमें ग्रोथ का पैटर्न क्या रहता है, और साथ में एक हमारी प्रोग्रेस के साथ वो जुड़ा हुआ था। और फिर समाज के ताने बाने को किस प्रकार से वो जोड़ के रखता था, क्योंकि एक धम्मन राड़ा बीच में लगाया जाता है, उसको बोलते हैं तम्मन राड़ा। तो वो सेंटर में एक कम्युनिटी का हेड होता है या फैमिली का हेड होता है, उसको दर्शाता है। और लड़कियों के लिए हम कहते थे सरकुड़ी होती है, उसमें वो बिल नहीं लगाया जाता, उसको ओपन रखा जाता है। वो किस प्रकार से जो सिस्टर्स हमारी थी या सिस्टर्स के साथ जो उनकी फ्रेंड्स हैं या हमारी माताएं बहनें हैं, तो वो किस प्रकार से हर संडे टू संडे उनको चित्रित करती थी। और वो रंग भी जो लोकली ऑर्गेनिक तरीके से तैयार होते थे पूरे, आप देखिए। और साथ में उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स का कॉन्सेप्ट भी आ जाता था। और किस प्रकार से वो रंगोली बनती थी, उससे आपकी कला को भी उजागर किया जाता था। और साथ में फिर जब वो संपन्न हो जाती थी रंगोली सारा कुछ, उसके बाद फिर कैसे भजन कीर्तन किया जाता था। और अंत में आपको खाने को अलग अलग प्रकार के पकवान, अलग डुग्गर के जो व्यंजन है वो मिलते थे। उसमें क्यूर आपको मिलते थे, बहुत अच्छे खमीरे आपको मिलते थे, हैं, और पूड़ियां कुछ लोग लाते थे, और अलग अलग प्रकार के प्रसाद। डॉक्टर साहब, आपने महिलाओं की बात की, नारी शक्ति की, अब हमारी बहनों की बात की, तो प्रधानमंत्री ने भी आज जिक्र रंगों की बात करते हुए रोहतक की 250 से ज्यादा महिलाओं की बात की, जिन्होंने उन्नति जो प्लेटफॉर्म है सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़कर जो कोशिश की, और वो जो ब्लॉक प्रिंटिंग, वो एक कपड़े को रंगने की और उस पर छापा करके डिज़ाइन बनाने की थी। और छोटे लेवल पर वो लोग किया करते थे, लेकिन जब उन्होंने एक समूह बनाया, इकट्ठी मिलकर उन्होंने काम किया, आज देश भर में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी उनकी मांग बढ़ रही है और वो लाखों रुपया वो महिलाएं कमा रही हैं। तो हमारे यहाँ भी आप देखो, सांबा को छींटों का शहर कहा जाता था, वहाँ पर विशेष तरह की वो चादरें बनती हैं। तो और भी छोटी छोटी हमारे गाँव में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो महिलाएं बनाती हैं। तो ये एक साथ समूह में मिलकर काम करना, या जिस तरह से उन्होंने कहा कि उन्नति सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उसके साथ अगर जुड़ के आप इस तरह से काम करते हैं, तो किस तरह महिलाएं जो हैं आत्मनिर्भर बन सकती हैं, किस तरह से वो अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। उन्होंने यही कहा कि एक बड़े छोटे पैमाने से जो ये हथकरघा उद्योग था, हैंडलूम इंडस्ट्री थी, बहुत छोटे लेवल पे थी, लेकिन उसको एक सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो कि एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आप कुछ महिलाएं जो इकट्ठी होती हैं और उनका कॉमन कॉज के लिए एक आगे उत्थान होने के लिए, सो दैट वो अपने फैमिली का भी पालन पोषण करें और समाज में भी एक नई क्रांति, जन चेतना लाएं। तो उन्नति के माध्यम से ये जो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हरियाणा की लेडीज ने प्रेजेंट किया है। लेकिन इसके साथ ही साथ जब प्रधानमंत्री जी ने कुछ और राज्यों का, जैसे उड़ीसा में संबलपुरी साड़ी का जिक्र किया, कानी के शॉल का उन्होंने जिक्र किया, और ये भी कहा कि देखिए हिमाचल में जैसे भुट्टी को आप जाएं तो हम आपको बड़ी खुशी होगी कि जैसे भुट्टी को आपको अलग अलग जगह पर इनकी आपको शॉप्स या रिटेल आउटलेट्स मिलेंगे। इसी प्रकार जो कश्मीर का हैंडीक्राफ्ट्स है या हैंडलूम है, आपको अलग अलग राज्यों में, भारतवर्ष में वहाँ मिलेगा। तो इसकी एक अच्छी खासी पहचान पूरे विश्व में हुई है जो कानी शॉल की है। और साथ ही में उन्होंने कहा कि ये छोटे छोटे स्टार्टअप्स जो हैं
क्योंकि जॉब हर एक के लिए तो उपलब्ध है नहीं। तो स्टार्टअप के माध्यम से या आप कह सकते हैं MSME के माध्यम से ये उन्नति के पथ पर जा सकती हैं। और साथ में उन्होंने एक बहुत आह्वान किया कि लेट अस बी वोकल फॉर लोकल। तो आप अपना लोकल प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच सकते हैं या उसको आप आगे प्रचार और प्रसार कर सकते हैं, माई प्रोडक्ट माई प्राइड। जी, और आज देखिए विज्ञान इतनी तरक्की कर रहा है, अलग अलग माध्यम है। उन्होंने कहा कि AI का इस्तेमाल करते हुए भी इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका प्रचार प्रसार किया जा सकता है। और AI तो आने वाले समय में तो पूरी क्रांति लाने को अग्रसर है। जी, और खादी का जिक्र उन्होंने किया कि खादी पहले हम लोग उतने अच्छी तरह से नहीं पहनते थे, हालांकि खादी हमारी अपनी है। गांधी जी ने उसका संदेश दिया है, गाँव की मजबूती, गाँव की आत्मनिर्भरता, जो ग्रामीण हमारी आबादी है उसकी आत्मनिर्भरता के लिए खादी ने कितना योगदान दिया। हमारी आज़ादी की लड़ाई में खादी का और चरखा विशेष महत्व रहा है। और आज देखिए प्रधानमंत्री भी आह्वान करते हैं और खादी का उन्होंने बताया कि 400 टाइम्स प्रॉफिट है, उसकी जो बिक्री है 400 गुना ज्यादा बढ़ गई है। हाँ, 1.5 लाख करोड़ के ऊपर जो इसका व्यापार हो रहा है जी, तो ये अपने आप में एक बहुत मील का पत्थर साबित हुआ है जी। और इसके द्वारा उन्होंने ये कहा कि खादी के प्रचलन से एक तो आप जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे और पर्टिकुलरली फीमेल्स के लिए जो कि खादी उद्योग के साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं, और सर्वोपरि देश के लिए एक बड़ी गौरव की बात है कि इंडियन जो खादी है, भारतीय जो खादी है। और उन्होंने ये भी कहा कि आओ आज हम प्रण करें, क्योंकि आने वाला जो समय है, आप देखिए अगस्त का महीना आने वाला है, उसमें आप देखेंगे 15 अगस्त है या बहुत सारे भारत पर्व हम मनाने जा रहे हैं। तो हम खादी का जो प्रयोग करें और खरीदें, खादी खरीदें, तो उससे आप देखिए कि इस चेन में कितने लोगों का भला हो सकता है और भारत का गौरव कैसे ऊपर जा सकता है, बढ़ सकता है। तो खादी के माध्यम से उन्होंने यानी अपनी जड़ों से जुड़ेंगे, अपने पर फख्र महसूस करेंगे, तभी हम विश्व गुरु बनेंगे या एक जो भारत हमारा विकसित तभी हो पाएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, वैसे तो बहुत सारे विषयों पर आज और भी विषय हैं जिन पर प्रधानमंत्री बात कर रहे थे, लेकिन एक बहुत ही गंभीर विषय है जिसकी उन्होंने बात की, वो है ड्रग्स की। जो नशीले पदार्थों का सेवन, नशाखोरी की समस्या जो पूरी दुनिया में ही है और भारत में भी ये चुनौती है ही है। इसके ऊपर मैं चाहता हूं कि आप अपने विचार रखें और किस तरह से समाज को, नौजवानों को हम जागरूक कर सकते हैं कि वो इस लत में पड़े ही ना, उसकी तरफ जाएं ही ना। बिल्कुल, देखिए ये जो मादक पदार्थ एडिक्शन के बारे में उन्होंने बात की है, ये हम सब के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, समाज के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। और इसको समय रहते अगर इसका निवारण नहीं किया जाएगा तो हम कहीं ना कहीं अपने युवाओं का जो जीवन है जी वो खो देंगे, और जो उनकी एक रचनात्मकता है वो समय से पहले समाप्त हो जाएगी। जी हाँ। तो एक उन्होंने बहुत संजीदा तरीके से उन्होंने कहा कि एक मानस नाम की जो साइट है जी, आप उसके साथ जुड़ें। और उन्होंने इसके ऊपर टोल फ्री नंबर भी दिया कि अगर आपको किसी भी प्रकार की जो ड्रग एडिक्शन रिलेटेड है या ड्रग अब्यूज के रिलेटेड 1933 जी, तो ये उन्होंने टोल फ्री नंबर दिया है। और हमें आपको देखिए जगमोहन जी, आए दिन आप समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, हमने लोकल ही कई युवाओं को नशे की हालत में या नशा करते हुए अपना जीवन जो है वो समाप्त करते हुए देखा है। और उससे जो फैमिली है, जो परिवार है, वो पूरा उजड़ जाता है और समाज के लिए एक कलंक का कारण है। तो मुझे ये लगता है कि इसके ऊपर हम सब का सहयोग और हम सब की शमूलियत इस अभियान में कि किस तरीके से हम ड्रग एडिक्शन जो है इसको समाप्त करें, और इसका स्कूल लेवल पर, घर से स्कूल लेवल पर, विश्वविद्यालय स्तर पर या महाविद्यालय स्तर पर इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए और इसके निवारण के अलग अलग प्रकार के तरीके हम लोगों को लेने चाहिए। और अवैध रूप से जो चलाए जा रहे धंधे हैं उनके ऊपर जो कानूनन कार्रवाई वो बहुत आवश्यक है। जी, और इसमें एक साझी जिम्मेदारी बनती है, परिवार की बनती है, टीचर्स की बनती है, समाज की बनती है जी। और जैसा उन्होंने कहा कि किसी को भी इसके रिलेटेड कोई भी अगर समस्या है तो 1933 पर संपर्क कर सकते हैं। और कोई भी आपकी जो अगर आप चाहते हैं कि आप निजता आपकी बनाई रखी जाए तो वो बनाई रखी वो भी बनाई रखी और एक देखते हैं कि बड़ी विडंबना है कि मान लीजिए परिवार में कोई बच्चा है वो गलत आदत में पड़ जाता है, हम उसके बारे में बात करने में संकोच करते हैं, हेसिटेट करते हैं कि समाज क्या सोचेगा, दूसरे क्या सोचेंगे कि इनका बेटा या बेटी नशे में पड़ गई है। अभिभावकों का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, वो उनके ऊपर नज़र रखें, बच्चे की दिनचर्या को संचालित करें
और जब ये आभास रहेगा कि हमारा बच्चा हमारा जो बालक है या बालिका है उसकी दिनचर्या क्या है, वो कहाँ आते जाते हैं, या उनके साथ संवाद करें, उनको समय दें, तो शायद काफ़ी हद तक हम इसको परिवार में ही इसका जो निवारण कर सकते हैं, सो दैट ये समाज के बाहर, समाज में ना फैले। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर पेरेंट्स का और टीचर्स का, मेंटर्स का बहुत बड़ा रोल बन जाता है, क्योंकि अगर हमारी युवा पीढ़ी ही जो है वो सेहतमंद नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो देश ठीक नहीं हो सकता, देश का भविष्य ठीक नहीं हो सकता। सही। आगे उन्होंने वन्य जीवन की बात की है, टाइगर्स की बात की है, और टाइगर डे आ रहा है, उन्होंने कहा कि टाइगर डे हम कल मनाने जा रहे हैं। तो टाइगर हमारा जो है राष्ट्रीय एनिमल है, हमारा नेशनल एनिमल है जी। तो उन्होंने इनके साथ, वन्य जीवन के साथ एक सामंजस्य बनाकर जीने की कला, जो बहुत सारी हमारी आदिवासी जो जनजातियां हैं वो रहती हैं, उनको मालूम है कि वो कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, ना उनको टाइगर डिस्टर्ब करता है, ना कोई दूसरा जानवर डिस्टर्ब करता है, और ना वो सहजीविता का जी। यानी अगर आपको लगता है कि टाइगर आसपास है तो उनको पता है कि कहीं चिड़ियां बोलेंगी या इस तरह की आवाज़ कोई पक्षी निकालेंगे तो दैट मीन्स कि वो आसपास है। तो सहजीवन, उसके महत्व पर मैं चाहूँगा कि आप बॉटनी से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन आप पर्यावरण में भी बड़ी रुचि रखते हैं, पर्यावरण के साथ आप इस तरह की गतिविधियों में भी शमूलियत, आप दिलचस्पी रखते हैं। तो मैं इस सहजीविता जो नाम आपने लिया, इसका कितना महत्व है, कितना ज़रूरी है? ये जगमोहन जी, आप देख रहे थे जब प्रधानमंत्री जी इस पर चर्चा कर रहे थे तो उनकी जो वाणी थी उसमें एक बहुत हर्ष का आभास होता था। वो बहुत प्रसन्न थे कि जिस प्रकार से हमारे वनों का जो कवर है, जो वनों का जो प्रसार हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है, और इसी प्रकार से उन्होंने ये भी हर्ष का विषय जताया कि 70% बाघों की आबादी जो है भारत में है, विश्व की अगर हम तुलना करें तो ये भी एक बहुत सुखद आभास था, और इसमें भी गौरव का क्षण आपको दिखाई देता था। हाँ, उन्होंने इस पे ये कहा कि आप जो बाघ और मानव कन्फ्लिक्ट अगर कहीं हो जाता है, आमने सामने हो जाता है, तो उस पर एक स्पेसिफिक प्रकार की हमारी ट्रेनिंग होनी चाहिए, हमारा प्रशिक्षण होना चाहिए, सो दैट मानव को भी कोई नुकसान ना पहुंचे, और बाघ जो कि जंगलों के बादशाह माने जाते हैं वो भी वहां सुरक्षित रहें। और इससे आप देखिए एक जंगलों का ताना बाना, चाहे वो आप पारिस्थितिकी जो जिसको इकोलॉजी बोलते हैं, एनवायरनमेंट जो है वहाँ का सशक्त रहे, सुदृढ़ रहे, और वो वही होगा कि जब बाघ सुरक्षित होंगे तो जंगल सुरक्षित होंगे, और वहाँ पर जो एक पनपता का वातावरण है, एक समृद्धि का वातावरण है जीव जंतुओं का, वो बना रहेगा। और सहजीविता तभी आएगी जब मानव और बाघ का जो कॉन्फ्लिक्ट है, आपस में जो उनका टकराव है, उसको रोकने का कार्य हम मिलजुल कर करेंगे। और देखा जाए तो कसूर जानवरों का नहीं है, वन्य जीवन का कसूर नहीं है, कसूर तो मनुष्य का है, जो अर्बनाइजेशन और आबादी बढ़ रही है और विस्तार हो रहा है और अंधाधुंध जंगलों की कटाई हो रही है, हम उनके घरों में दखल दे रहे हैं। दोषी वो नहीं है, दोषी हम हैं, जो उनके घर। तो आप किसी के घर में जाके हमला करेंगे तो वो तो कुछ ना वो तो रिएक्ट करेगा। और साथ में देखिए यहाँ एक और विषय आप जोड़ सकते हैं कि चाहे हम साइंस में जितनी मर्जी प्रौद्योगिकी लाएं, लेकिन जो हमारी इंडिजिनस नॉलेज है, जो कि ट्राइबल्स के पास है, जब तक आप उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम ये वातावरण की और ये जंगलों की समन्वयता जो बाघ और मानव के बीच में, इसको हम हासिल करने में सक्षम नहीं होंगे। तो हमें उनको इंडिजिनस नॉलेज उनका क्या है उसको भी जीवन में लेना चाहिए। और शायद ये काफी सारी चीजें आने वाले समय में, आप जो जैव विविधता एक्ट है उसमें अमेंडमेंट्स हो रही हैं, और इस तालमेल को बढ़ाने के लिए उन्होंने जिक्र भी किया कुल्हाड़ी बंद पंचायत जो राजस्थान में, उसका जिक्र उन्होंने किया कि किस तरह से उन लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम जंगल में जाएंगे तो कुल्हाड़ी नहीं लेके जाएंगे। इसी प्रकार इस बात का प्रतीक है कि हमने जंगल नहीं काटना है, किसी वन्य प्राणी को हमने चोट या नुकसान नहीं पहुंचाना है। और बाघ मित्र देखिए, एक ये संरचना करना एक इस विषय पर कि आओ हम टाइगर्स के फ्रेंड्स बने, सो फ्रेंड्स ऑफ टाइगर, तो फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे का भला ही चाहते हैं। तो शायद एक संकेत बहुत अच्छा था वन्य प्राणियों के माध्यम से कि और उन्होंने अंत में हर घर तिरंगा लहराने की भी बात की। वो हर साल
करते हैं और पिछली बार तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा था हर कोई। उससे पहले उन्होंने जो आज का जो आप देखें हर जगह चर्चा हो रही है एक पेड़ माँ के नाम, है ना जी। तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूं जब अब स्कूलों में छोटे छोटे विद्यार्थी जो हैं और इसको उन्होंने एक आप समझ लीजिए मूवमेंट का एक शक्ल दे दी है। और उससे पहले भी मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे हमारे समाज में आज ही संडे के दिन दोपहर को हमने एक आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश ने एक कार्यक्रम प्रसारित किया एक पेड़ माँ के नाम। तो उसमें हमने रियासी के एक आईटीबी के रिटायर्ड हवलदार हैं, उनके अंदर जुनून है इतना ज्यादा पेड़ लगाने का, वो पिछले 2 साल से लगा रहे हैं और वो पेड़ लगाते जा रहे हैं, इतना समय देते हैं। अब तो उन्होंने वीआरएस लेकर रिटायर्ड हैं, लेकिन पूरा दिन उनकी जो पत्नी है वो भी कह रही थी कि सुबह उठते हैं और शाम को आते हैं। उनके अंदर ये भावना पैदा हो चुकी है हवलदार राजकुमार के अंदर कि धरती माँ को बचाना है। इसी प्रकार से जगमोहन जी हमारे यहाँ पर भी एक सरदार मनजीत सिंह जी हैं जी, और वो तो सिर्फ पेड़ ही नहीं लगाते हैं, वो तो लोगों को जो घर में खाना सुबह बना के वो लोगों के लिए चाय भी लेके जाते हैं, खाना भी लेके जाते हैं और पूरा दिन अपनी जो कार्यशाला बंद करके या जिस दिन उनको छुट्टी होती है संडे टू संडे वो पेड़ लगाते हैं, हर दिन पेड़ लगाते हैं। और आपको याद होगा जब हम लोग स्कूल में थे तो एक हमारे स्कूल में आया करते थे, उन्होंने पूरा चोला पहना होता था, इसका पेड़ लगाओ, और वो गाना हमें बच्चों को कहते थे कि गाना गाइए और पेड़ लगाइए, उसके लिए वो प्रेरित करते थे। बिल्कुल। और उन्होंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं। इंदौर जो कि स्वच्छ शहर माना जाता है भारतवर्ष में, वहाँ पर एक ही दिन में 2 लाख पौधे लगाने का भी रिकॉर्ड बना है। और साथ ही में आपको मैं ये बताना चाहूँगा एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि माँ और धरती ये एक है। तो जिस प्रकार से हम माँ की सेवा करते हैं इसी प्रकार आज समय है हम धरती के ऊपर भी ध्यान दें, उसकी भी सेवा करें। क्योंकि जगमोहन जी मेरा मानना है कि कोई दूसरा ग्रह अभी हमारे रहने लायक नहीं है तो देयर इज नो प्लेनेट बी, तो इसी ग्रह को हम बचाएं और वो जो है हम मिलजुल कर बचा सकते हैं। और ऐसे ही छोटे छोटे कार्यक्रमों के ऊपर अगर हम ध्यान केंद्रित करेंगे तो उसका इफेक्ट ग्लोबल होगा। और इस तरह के ये जो एक पेड़ माँ के नाम अभियान है, इसके तहत बहुत सारे हमें कवर करने को जाने का मौका मिलता है। तो बगोना में जहाँ पे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का गांव है, वहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और एनसीसी की तरफ से मिलकर ये अभियान चलाया गया पिछले हफ्ते। तो गोवर्धन सिंह जम्वाल आए हुए थे वहाँ पर, तो उनका कहना था कि हम ये जो मुहिम चलाते हैं इसको मुहिम की और काम खत्म करके छोड़ नहीं देना है, आपने पेड़ लगाना है लेकिन उसका ख्याल भी रखना है, उसको पालना भी बच्चे की तरह, अपने बच्चे की तरह कि जिस आपका जो बच्चा है उसकी देखभाल हम करते हैं जब तक वो बड़ा होके अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, तो उतना ख्याल हमें पेड़ पौधों का भी रखना है, प्रकृति का भी रखना है। वैसे तो बहुत सारी बातें थी आज के इस कार्यक्रम में जिनके ऊपर हम विषय बात कर सकते थे, चर्चा कर सकते थे, लेकिन चलते चलते अभी समय हमारे पास उतना नहीं है। हर घर तिरंगे का आह्वान जो प्रधानमंत्री ने किया है, मैं चाहूँगा कि आप भी इसके महत्व को अपने श्रोताओं को समझाते हुए ये आह्वान करें और बताएं कि किस तरह से हमें देश की आज़ादी के संघर्ष की खुशी को मनाते हुए 3 रंगों में किस तरह से अपने आप को रंगना है। जी बिल्कुल, गर्व का अनुभव, उल्लास, उमंग, मुझे लगता है कुछ ऐसे ही भाव हमारे में अनायास पैदा होते हैं जब हम कहते हैं हर घर तिरंगा। और 15 अगस्त तो आने ही वाला है और देश के प्रति हमारी जो समर्पण की भावना है वो मैं कहता हूँ और सुदृढ़ होती जानी चाहिए। हर वर्ष, हर प्रत्येक दिन हमें देश के प्रति समर्पण करना है, देश के प्रति सोचना है। अंत में मैं ये कहूँगा कि आज की मन की बात से एक तो मन को बहुत प्रसन्नता हुई और एक भारत की कला संस्कृति और भारत का पर्यावरण, वन्य जीव और हमारी दिनचर्या, इसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत खुलकर अपने विचार प्रकट किए और बड़ी सकारात्मकता का संदेश उनकी वाणी में था। और हम सब चाहते हैं कि ऐसे विषयों पर हम संजीदा रहें, हम इनके ऊपर चर्चा करें और हमारा लक्ष्य जो विकसित भारत 2047 में पहुंचने का है और विकसित बनाना है भारतवर्ष को, तो मुझे लगता है ये छोटे छोटे प्रयास, छोटी छोटी हमारी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगी भारतवर्ष के प्रति, ये अवश्य रंग लाएंगे। जी, ये डॉक्टर यशपाल शर्मा हमारे अनुरोध पर आप यहाँ पर आए और ढेर सारी बातें हमारे साथ साझा की। आज के प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।